राजनीतिक आधुनिकीकरण का तात्पर्य केवल नई इमारतों या तकनीक से नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं के विभेदीकरण और राजनीतिक संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष होने से है। अक्सर लोग इसे केवल पश्चिमीकरण मान लेने का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका मुख्य लक्ष्य समाज की राजनीतिक क्षमता और जनभागीदारी में गुणात्मक वृद्धि करना है। इसमें पारंपरिक पहचानों, जैसे जाति या कबीला, के स्थान पर तार्किक और राष्ट्रीय पहचानें प्रमुख हो जाती हैं। प्रसिद्ध विचारक सैमुअल हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। पहला, विवेकपूर्ण सत्ता, जहां शक्ति किसी दैवीय अधिकार के बजाय धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय आधार पर टिकी होती है। दूसरा, विभेदीकरण, जिसका अर्थ है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट और स्वायत्त संस्थाओं, जैसे निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, का निर्माण। और तीसरा, भागीदारी, जहां समाज के विभिन्न जनसमूह सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ते हैं। हंटिंगटन का मानना था कि इन तीनों का संतुलन ही आधुनिकीकरण की सफलता है। हंटिंगटन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी है, जिसे राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डीके, कहा जाता है। उनके अनुसार, यदि किसी समाज में जनभागीदारी की गति वहां की संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, की गति से तेज हो जाए, पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो व्यवस्था में अस्थिरता और विद्रोह पैदा हो जाता है। जब संस्थाएं बढ़ती हुई मांगों को संभालने में सक्षम नहीं होतीं, तो व्यवस्था बिखरने लगती है। इसलिए आधुनिकीकरण के साथ साथ मजबूत और लचीली संस्थाओं का निर्माण अनिवार्य है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए एडवर्ड शिल्स ने 5 प्रमुख प्रतिमान मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। इनमें राजनीतिक लोकतंत्र, पश्चिमी मॉडल और अभिभावक लोकतंत्र, जहां सत्ता जनता को प्रशिक्षित करती है, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र की चर्चा की है। उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार उस समाज में आधुनिकीकरण का स्तर और वहां के शासन का वास्तविक स्वरूप है। अंत में डेविड एप्टर का दृष्टिकोण इस पूरी प्रक्रिया को एक वैचारिक संक्रमण के रूप में देखता है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण समाज को पवित्र सेक्रेड मूल्यों से हटाकर धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर और तार्किक मूल्यों की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया नागरिकों के सामने विकल्पों का विस्तार करती है और समाज की अनुकूलन एडेप्टेशन क्षमता को बढ़ाती है। एप्टर के लिए आधुनिकीकरण का अर्थ है समाज में तार्किकता की वृद्धि होना, जिससे शासन व्यवस्था अधिक कुशल और प्रभावी बनती है। राजनीतिक विकास की अवधारणा को सबसे सटीक रूप में लुसियन पाए ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में स्पष्ट किया है। उन्होंने इसके 3 प्रमुख लक्षण बताए हैं, जिन्हें विकास का विकास भी कहा जाता है। पहला है समानता, इक्वालिटी, जिसका अर्थ है जनसहभागिता में वृद्धि और समान नागरिक अधिकारों का प्रसार। दूसरा है क्षमता, कैपेसिटी, जो राजनीतिक व्यवस्था की मांगों को पूरा करने और पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की शक्ति को दर्शाती है। तीसरा है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, जिसमें शासन के विभिन्न अंगों का विशिष्ट कार्यों के लिए बंटवारा किया जाता है। इन तीनों के समन्वय को पाई ने विकास का लक्षण माना है। सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को एक अलग दृष्टिकोण से देखा, जिसे उन्होंने संस्थाकरण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का नाम दिया। उनके अनुसार विकास का अर्थ केवल सहभागिता बढ़ाना नहीं है, बल्कि संस्थाओं को इतना मजबूत बनाना है कि वे बढ़ती हुई मांगों को संभाल सकें। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डीके, की चेतावनी दी, जो तब होता है जब समाज में राजनीतिक भागीदारी की गति वहां की संस्थाकरण की गति से अधिक हो जाती है, पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसका परिणाम अव्यवस्था, अस्थिरता और अक्सर सैन्य तख्तापलट के रूप में सामने आता है। गैब्रियल आमंड और जी.बी. पावेल ने विकास को संरचनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझाया है। उनके प्रतिमान में 3 स्तंभ प्रमुख हैं। संरचनात्मक विभेदीकरण, जहां शासन के नए और विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। उपव्यवस्था स्वायत्तता, जिसका अर्थ है कि संस्थाएं जैसे न्यायपालिका या मीडिया अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। और सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता, जहां राजनीति भावनाओं या धर्म के बजाय तर्क, कानून और निष्पक्षता पर आधारित होती है। यह मॉडल विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जो व्यवस्था की कार्यक्षमता और लचीलेपन को बढ़ाती है।
आधुनिकीकरण और विकास के व्यापक घटकों में बुद्धिवाद, रैशनैलिज्म, सबसे महत्वपूर्ण है, जहां निर्णय प्रक्रिया तार्किक होती है। इसके साथ ही व्यवस्था की क्षमता वृद्धि और समानता, कानून का शासन, इसके अनिवार्य अंग हैं। विकास का अर्थ केवल चुनावों का आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण है जहां हर नागरिक की भागीदारी को संस्थागत मजबूती मिले। निष्कर्षतः, संविधान किसी भी राष्ट्र का केवल एक वैधानिक ढांचा होता है, लेकिन संस्थाएं उसकी वास्तविक कार्यशक्ति होती हैं। एक स्थिर और दीर्घकालिक राजनीतिक विकास के लिए यह अनिवार्य है कि समाज की बढ़ती हुई भागीदारी और राज्य की संस्थाकरण की क्षमता के बीच एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। यदि संस्थाएं कमजोर होंगी, तो विकास का मार्ग पतन की ओर मुड़